हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ये जो आप बुक देख रहे हैं, इस बुक में सिर्फ योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम हैं। ये घटना चक्र का बुक है। अभी रिसेंट में ही ये लॉन्च किया गया है। ये बुक 2025 तक जितनी भी नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम है, उनको इसमें लिखा गया है। तो ये चाहे आप सिविल की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में हर बार योजनाओं से, नीतियों से क्वेश्चन बनते ही हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियां और योजनाएं। तो इस वीडियो में आपको प्रमुख नीतियों के बारे में बताएंगे और एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें योजनाएं के बारे में हम बताएंगे। तो नीतियों, कौन कौन सी नीतियों के बारे में बताएंगे, पहले मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका प्रमुख नीतियां होंगी, उसमें जैसे ये देखिए, यहाँ पर नीतियां और योजनाएं। पहले मैं इंडेक्स आपको बता देता हूं। जैसे आपका पहला है कौन सा, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024, उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन अनुच्छेद नीति 2024, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। ये सब कब तक इसका एम है, कब तक लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य ये है, सब कुछ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 है। उत्तर प्रदेश ड्रोन संचालन सुरक्षा नीति 2023 ये है। उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन एवं बिक्री संबंधी नियमावली ये है। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 है। उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023, उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 है। हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति 2023 है ये। इसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 है। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 है। उत्तर प्रदेश वस्त्र और परिधान नीति 2022 ये देखेंगे। और उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 है। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो प्रोत्साहन नीति है, ये 2022 का है। और उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 का है ये। उत्तर प्रदेश मिलेट्स जो कंदन है पुनरुद्धार कार्यक्रम ये देखेंगे। सौर ऊर्जा नीति 2022 के बारे में देखेंगे। और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2023 के बारे में हम पढ़ेंगे। जनसंख्या नीति 2021 और 21 से 23 के बीच में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बना है। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर 2021 है। उत्तर प्रदेश निर्यात है। स्वस्थानीय मरीन बस्ती पुनर्विकास कार्यक्रम है। स्टार्टअप नीति 2020 में जो संशोधन हुआ है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में जो संशोधन हुआ है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात 2019 की नीति जो है। उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016 है। उत्तर प्रदेश पर्यटन 2022 है। उत्तर प्रदेश खनन 2017 है। तो ये हम 26 पेज तक हम पूरा देखेंगे। देखिए, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। जो जैसे कौन सा मंत्रालय उसको वो गवर्न करता है, किसके अंदर कितनी एज सीमा है, कितना पैसा अलॉट किया जाता है, ये सब आपको देखना है। तो चलते हैं। और ये जो आपका योजनाएं हैं, जैसे पीएम कुसुम हुआ, ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, हॉट कुक्ड मील योजना, ये सब अगले वीडियो में हम देख लेंगे। तो बस इतना ही पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये बुक मतलब अगर आपको मतलब ये यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो आपका ये सब है, हम ये सब क्या करेंगे, हम शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ा देंगे। अभी जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी नीतियाँ हैं ये हमें पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। ये क्या कहता है, अब देखिए ये आया कब था, तो ये क्या हुआ था, 27 अगस्त 2024 को, याद रख लेंगे। 27 अगस्त 2024 को किनकी अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक हुई थी। उसमें क्या कहा गया था, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो ये याद रख लेंगे, जो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 की मंजूरी प्रदान की गई थी 27 अगस्त 2024 को। अब इसमें होता क्या था, अब देखिए इसमें होता क्या था, जो सरकार थी
वो कह रही थी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, ट्विटर, एक्स पर हो, ये चाहे जहाँ पर भी हों, उनको क्या किया जाएगा, उनको उनके सब्सक्राइबर, उनको फॉलोवर के बेस पर उनको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कंटेंट देश के हित में डालेंगे, राष्ट्रवाद के हित में डालेंगे, और क्या करेंगे, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनको बताएंगे। तो याद रखिएगा, इसमें कौन-कौन से आते हैं, ज़्यादा कुछ आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये मत सोचिएगा पूरा जो मेन-मेन चीज़ है वही आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, चाहे एक्स हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ठीक है? के अकाउंट होल्डर हो, संचालन हो या इन्फ्लुएंसर हो, को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा कितना है, 5 लाख रुपए, और 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए प्रतिमाह निर्धारित की गई है। अब ये क्या है, ये एक्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, और यूट्यूब के कितने हैं, 8 लाख रुपए उनके सब्सक्राइबर के बेस के हिसाब से, 7 लाख रुपए भुगतान, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए प्रतिमाह निर्धारित की गई है। ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? तो इसमें यही उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति में यही कहा गया है। तो अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि ये उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति क्या है? तो जो इन्फ्लुएंसर है इनको क्या किया जाएगा? पैसा प्रोवाइड किया जाएगा अगर सरकार के हित में ये सब काम करते हैं। तो ये याद रख लेंगे, ये यूट्यूब पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किए जाने की स्थिति में संबंधित एजेंसियां फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी किया जाएगा। तो ये सब मत डालना है, नहीं डालना है। यही सब आपको देखना है कि राष्ट्रवाद के राष्ट्रहित में क्या काम हो रहा है, सरकार के हित में क्या हो रहा है, तो ये सब प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। ये सरकार के द्वारा और ये यूट्यूब के द्वारा। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्या करा है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2024। अब ये क्या है, ये भी 27 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के संचालन और अनुरक्षण नीति 2024 को प्रख्यापित किया गया। अब यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर कुछ तथ्य याद रख लेंगे कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के जो संचालन होता है और अनुरक्षण नीति 2015 के स्थान पर, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, पहले ये नीति 2015 का था। कौन सा था, यही जो आप ये नीति पढ़ रहे हैं, ये वाला, ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप योजनाओं का संचालन, ये अनुरक्षण नीति 2015 का था। अब ये 2024 में आया है। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन और अनुरक्षण नीति 2024 लाया गया है। तो इसी नीति 2015 की नीति है, इसी के स्थान पर 2024 की नीति स्वीकृति प्रदान की गई है, ये याद रख लेंगे। अब इसमें क्या होता है, पेयजल सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में यही सब होता है, ये सब मत याद रखिए, यहाँ याद रख लीजिए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या किया गया था, जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अब इसी के तहत ये क्या है, सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, ये नीति लाया है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन अनुच्छेद नीति 2024। तो ये जो भारत सरकार का है जल जीवन मिशन, इसी के तहत ये आपका काम करता है, ठीक है। कौन सा काम करेगा, जो अनुरक्षण संचालन नीति 2024 है, बस ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर था, बस ये याद रख लेंगे, जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पाइप पेय योजनाओं से पूर्व उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा संचालित एवं अनुच्छेद पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुच्छेद हेतु अपेक्षित बजटीय व्यवस्था राज्य वित्त आयोग राज्य बजट से कराया जाना प्रस्तावित है। तो मतलब जिसमें पैसा जितना लगेगा वो सब राज्य वित्त आयोग या बजट से दिया जाएगा। तो ये याद रख लेंगे, बस इसमें यही याद रख लेंगे, जो जल जीवन मिशन ये भारत सरकार का, उसी के तहत ये कार्य करेगा। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 की अगर हम बात करते हैं, तो ये 2024 की ये है, क्या है, जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति 2024। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति कब आई थी, तो ये जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति आई थी। अब इसमें होता क्या है, ये इसमें यही याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर जो विनिर्माण होगा है इकोसिस्टम की स्थापना करना। तो इसका सिर्फ यही याद रख लेंगे कि इसका
मतलब इसका एम क्या है, तो इसका एम क्या है, सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम की स्थापना करना। बस ये अब इसके अंतर्गत रोजगार आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो ये सब तो होगा ही, कोई फैक्ट की चीजें नहीं है, वो सिर्फ आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें प्रमुख तथ्य याद रखिएगा। इस नीति को तैयार करने हेतु राज्य सरकार ने उड़ीसा और गुजरात के सेमीकंडक्टर नीतियों की बेंचमार्किंग और विश्लेषण करते हुए इन नीतियों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनी नीति में शामिल करने का शामिल किया है। तो जो उड़ीसा में और गुजरात में जो सेमीकंडक्टर नीति बनाई जाती है, जो वहाँ पर काफ़ी आगे हैं और प्रदेशों से, उनकी बेंचमार्किंग और नीतियों को अपनाया जाएगा, तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ क्या होता है, इसके अलावा प्रदेश सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत सरकार और अन्य औद्योगिक संगठनों सहित उद्योग हितधारकों से भी परामर्श किया है। तो जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का है, उससे भारत सरकार का है और जो औद्योगिक संगठन है उनसे भी परामर्श किया है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यह नीति 5 वर्षों के लिए वैध होगी। जो सेमीकंडक्टर नीति है कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को नोडल संस्था नामित किया गया है। किसको नामित किया गया है, इस जो सेमीकंडक्टर नीति है, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति, ये कौन सी नोडल संस्था काम करेगी इसके अंतर्गत, तो कौन सी नोडल संस्था काम करेगी, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को नोडल संस्था बनाया गया है, ये याद रख लेंगे। बस यही अब यहाँ याद रख लेंगे। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक नीति क्रियान्वयन इकाई स्थापित की जाएगी। बस ये अब यहाँ देखिए, एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस नीति को प्रभावी कानून की निगरानी हेतु गठित की जाएगी। जो मुख्य सचिव होंगे उन्हीं के निगरानी में एक समिति गठित की जाएगी। अब देखिए, एक अनुमान के अनुसार क्या है, वर्ष 2022 से 29 की अवधि में 12.2% की चक्रवृद्धि विकास दर और वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2022 में, ठीक है, 573.44 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2029 तक 1380.79 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेंगे। भारत की सेमीकंडक्टर की मांग 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। कितना है, भारत की जो सेमीकंडक्टर की मांग 2025 तक कितना है, 100 बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है, जिसका मूल्य 2019-20 में 10.8 बिलियन डॉलर था। तो जो 19-20 में किया था 10.8, लेकिन कह रहे हैं 2025 में 100 बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। अब देखिए पहुंचता है कि नहीं। अब ये सब किस पर डिपेंड करता है, सभी राज्यों पर डिपेंड करता है कि सभी राज्य सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कितना आग विकास कर रहे हैं। तो यूपी ने अपना तो दिखा दिया है कि हम ये करने वाले हैं। इसका नोडल एजेंसी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि नोडल एजेंसी से ये क्वेश्चन पूछता है कि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को नोडल संस्था नामित किया गया है सेमीकंडक्टर नीति में। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024, ये क्या है, ये क्या करा 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रख्यापित की गई। अब देखिए ये कब प्रख्यापित किया गया, 14 मार्च 2024 को ग्रीन हाइड्रोजन नीति। अब इसमें होता क्या है, देखिए यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक, जब तक राज्य सरकार इस नीति में संशोधन नहीं करती या नीति को अधिसूचित नहीं करती है, वैध और परिचालन में रहेगी। ये हाइड्रोजन नीति ना, मतलब लॉन्च कर दिया गया है, जब तक सरकार ये संशोधन नहीं करती है या बंद नहीं करती तब तक ये चालू रहेगी। अब इसका उद्देश्य क्या है इस नीति का, तो इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी नीतियों को लागू करना और तदा अनुसार सहयोग प्रदान करना, इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति का, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन यही है सब कि हाइड्रोजन अमोनिया यही उत्पादित करना है, आगे बढ़ना है, बस यही सब इसका उद्देश्य है। ये इसमें वो नवीकरणीय ऊर्जा का आगे बढ़ाना है, तो यही सब है, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक
ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, मतलब वही ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन की क्षमता लक्षित है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप पूछ सकता है आपके पेपर में। तो आपके पेपर में अगर मान लीजिए प्री हुआ, ठीक है, तो प्री हुआ तो प्री में कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन नीति के अंतर्गत कितना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कितना, 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस नीति को ये अब इस नीति के अंतर्गत यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश नवीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, 3-4 फैक्ट आपको याद रखना है बस। कौन कौन से फैक्ट याद रखना है, यहाँ से ये अभी तक आपने 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य ये याद रख लेना है। और यहाँ पर ये याद रखना है कि 14 मार्च 2024 को ये ग्रीन हाइड्रोजन नीति आई थी, ये याद रख लेना है। और यहाँ पर नोडल एजेंसी याद रख लेना है, जिसकी नोडल एजेंसी कौन सा है, तो इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको यूपी नेडा बोलते हैं, ये है। अब यहाँ पर कुछ देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में ग्रीन हाइड्रोजन नीति एक सक्रिय भूमिका होगी। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये याद रखें। ठीक है, 2000 उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने का, ये जो अभी ऊपर पढ़े वही है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है, कौन सी एजेंसी है और कौन सा लक्ष्य है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, यही आपको पूछा ही जाता है वहाँ पर। अब यहाँ लिखा गया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2024। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो फॉर्च्यून की 500 कंपनी है वैश्विक लेवल पर, ठीक है, यहाँ लिखा गया है कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश जो प्रोत्साहन, देखिए फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कौन कौन से हैं, फॉर्च्यून 500 ग्लोबल 5, जो फॉर्च्यून की 500 ग्लोबल कंपनियां हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हुआ चाहे एप्पल हुआ, ये सब जो कंपनियां उनकी बात कर रहे हैं। और ये फॉर्च्यून इंडिया 500 की कंपनियों में जो इंडिया की कंपनी है, फॉर्च्यून इंडिया 500 की जो इंडिया की कंपनी है वो उनकी बात कर रहे हैं। उनको क्या करना है, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है। तो अब इसमें क्या क्या होता है, सरकार चाहती है कि हमारे प्रदेश में, कोई भी सरकार हो, वो चाहती है कि हमारे प्रदेश में कितना से कितना एफडीआई आए, ये कह रहे हैं कितना से कितना एफडीआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ क्या है, 20 नवंबर 2023 को ये क्या किया गया है, ये प्रोत्साहन नीति 2023 का ये SOP जारी किया गया। अब इसमें होता क्या है, अब देखिए उसमें निवेशकों को 5 वर्ष तक की बिजली के बिल में 100% छूट मिलेगी। अब यहाँ क्या होता है, जो निवेशक होंगे उनको बिजली के लिए, जैसे उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाया, कोई कंपनी खोला, तो 5 वर्ष तक के लिए बिजली के बिल में क्या करेंगे, मिलेगी 5%, वो बिजली के बिल में 100% छूट मिलेगी, लिखा गया है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ क्या हो, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण में 50 से 100% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। तो जो स्टाम्प ड्यूटी होगा और पंजीकरण होगा उसमें 50 से 100% तक का क्या किया गया है, छूट का प्रावधान किया गया है। और यहाँ जमीन पर भी 75 से 80% की सब्सिडी का, जैसे जमीन लेती है कोई कंपनी तो 75 से 80% की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। कुछ मामलों में 80% से अधिक भी हो सकता है, ये याद रख लेंगे।
अब यहाँ पर क्या होता है, गौतम बुद्ध नगर निगम और गाजियाबाद में एफडीआई निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण में 50%, मध्यांचल और पश्चिमांचल में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर जो मध्यांचल होंगे और पश्चिमांचल होंगे वहां पर 75% और बुंदेलखंड में तो 100% की छूट दे दी जाएगी। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी में तो गौतम बुद्ध और गाजियाबाद में 50%, मध्यांचल पश्चिमांचल में यहाँ पर 75% और बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड एरिया में कोई कंपनी जाना नहीं चाहती ज़्यादा जल्दी, ठीक है, वहाँ पर 100% की सरकार के द्वारा छूट दे दी गई है स्टाम्प ड्यूटी में। अब देखिए, आवेदन पर इन्वेस्ट यूपी के सीईओ की अध्यक्षता में वाली मूल्यांकन समिति 7 दिनों में निर्णय करेगी। जैसे किसी कंपनी ने आवेदन किया कि हमको क्या करना है, कंपनी उत्तर प्रदेश में लगाना है, अब क्या करेंगे, तो वहाँ के जो इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं उनको 7 दिन में निर्णय देना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इम्पावर्ड कमेटी के सामने रखा जाए। इस कमेटी को स्वीकार करने के या अस्वीकार करने का काम 15 दिन में करना होगा। मतलब कमेटी को क्या करना होगा, 15 दिन में क्या करना होगा, काम स्वीकार करना होगा या अस्वीकार करना होगा कि आपकी कंपनी लगेगी कि नहीं। अब यदि समय में कंपनी अपनी जमीन मिलने और उत्पादन शुरू नहीं किया, मान लीजिए 15 दिन तो ये लगाएं और क्या किए, फिर कंपनी ने क्या किया, जमीन भी ले लिया, पैसा भी ले लिया और अपना उत्पादन नहीं शुरू किया, कंपनी नहीं लगाई, तब क्या होगा, तो उसे प्रदत्त लैंड सब्सिडी की 12% की ब्याज के साथ वसूली की जाएगी। तो सरकार भी कम चालाक नहीं, मतलब सरकार भी सही चाहती है कि अगर आपने जमीन लिया है, पैसा लिया है, तो आप कंपनी लगाइए, उत्पादन करिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो ये बात है, इसीलिए सरकार ने क्या किया है, कहा अगर नहीं करते हैं तो क्या किया जाएगा, तो 12% की ब्याज वसूली की जाएगी। ठीक है, तो जो लैंड सब्सिडी है उस पर ब्याज वसूली की जाएगी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश ड्रोन संचालन नीति 2023 क्या कहता है। ये कहता है 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति 2023 का प्रख्यान किया गया। तो ड्रोन के जो चलाया जाता है उसकी सुरक्षा नीति 2023 को स्थापित किया गया है। ये सिर्फ इतना याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश कौन सा सुरक्षा नीति 2023 है। इसमें क्या किया जाए, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित ड्रोन नीति 2021 का राज्य में प्रभावी परिवर्तन किया जाएगा। तो जो भारत सरकार द्वारा लाया गया है ड्रोन नियम, वो कौन सा है, ये 2021 को प्रभावित किया जाएगा। तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या करें, ड्रोन प्रणाली में संचालन और निरूपित कतिपय सुरक्षा का दायित्व, नो परमिशन नो टेक ऑफ, हार्डवेयर और फर्मवेयर, रियल टाइम ट्रैकिंग, बीकन और जियो फेंसिंग क्षमता इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें मतलब ड्रोन परिचालन नीति में क्या हो जाएगा, तो उसमें दिखाया जाएगा कि कौन कौन से नियम होंगे, कौन कौन से सुरक्षा के उपाय होंगे कि वो ड्रोन परिचालन वहाँ पर सुरक्षित तरीके से चलाया जाए। बस यही ये है, बस इसकी नीति 2023 याद रख लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखते, उत्तर प्रदेश में बायोडीजल के उत्पादन एवं बिक्री संबंधित नियमावली क्या है। यहाँ कह रहा है 22 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन और बिक्री संबंधी नियमावली से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। किस नियम से, उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन और बिक्री दोनों है, ये याद रखेंगे। अब इसमें क्या होता है, बायोडीजल B100 के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण यूपी नेडा से खुदरा बिक्री के लिए संबंधित जिला अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। तो ये याद रख लेंगे, जो बायोडीजल का उत्पादन होगा अगर उसका खुदरा बिक्री करना है तो उसको जिला अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। उत्पादन और खुदरा बिक्री की अनुमति पंजीकरण में से प्रत्येक के लिए आवेदन शुल्क 5,000 रुपये होगा। बायोडीजल उत्पादन के लिए पंजीयन और खुदरा बिक्री की अनुमति 2 वर्ष के लिए मान्य होगी। कितने के लिए, 2 वर्ष। जब जैसे जिलाधिकारी से लिए तो 2 वर्ष के लिए ये मान्य होगी। 2 वर्षों के लिए नवीकरण 5,000 रुपये आवेदन शुल्क जमा कर कराया जाए। जैसे नवीकरण करना 5,000 रुपये जमा कर दीजिए और करिए। ठीक है, बस इतना ही याद रख लेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 आया था।
इसमें क्या हुआ था कि 4 अगस्त 2000, यही ज़्यादा पूछेगा कि उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति कब आई थी, तो ये 2023 में आएगा। यही ज़्यादा, अगर ज़्यादा डिटेल में जाएगा तो वहाँ कुछ कुछ पूछ लेता है बस, ठीक है, कंपनी वंपनी ये सब। 4 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अधिसूचना के तहत उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 को प्रख्यापित किया गया था, ठीक है। तो 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस नीति को प्रख्यापन हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी, ठीक है। तो 4 अगस्त 2023 को ये याद रख लेंगे। यहाँ होता क्या है, यहाँ प्रमुख तथ्य क्या है, उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2018 के समाप्त होने के दिनांक से 7 जून 2023 के पश्चात अर्थात 8 जून 2023 से प्रभावी है। 5 वर्षों की अवधि के लिए ये लागू होगी, ठीक है। तो ये याद रखिए कितने वर्षों के लिए फार्मास्यूटिकल, ये 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी और 2018 की ये नीति समाप्त हुई थी। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जिले हैं, लिखा गया ना, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जिलों में स्थापित करने की इकाइयों के लिए 5% की ब्याज सब्सिडी के साथ 2% की दर से अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी 7 वर्ष तक प्रदान की जाएगी, याद रख लेंगे। अब यहाँ देखिए, इस नीति के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग नोडल विभाग होगा। तो नोडल विभाग कौन होगा, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग इसका नोडल विभाग होगा, ये याद रख लेंगे। चलते हैं यहाँ देखते हैं, उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023, ये क्या है, ये कब नीति आई थी, 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 को अनुमोदित किया गया, ठीक है। कब अनुमोदित किया गया, 2023। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो भू आधारित, वायु आधारित जलमार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों और राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर विभिन्न जल निकायों, भूखंडों पर की जाने वाली साहसिक गतिविधियों पर यह लागू होगी, ठीक है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। तो ये पर्यटन विकास जो है, राज्य पर्यटन विकास, इसके नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 के अंतर्गत। अब देखिए, ये क्या है, उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 आई थी। इसमें क्या होता है, जो उत्तर प्रदेश की टाउनशिप नीति 2023 आई थी, यह 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब प्रदान की गई थी, 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करना ताकि जन सामान्य को उचित मूल्य पर आवास मुहैया हो सके, ठीक है, और निवेशकर्ताओं को विभिन्न व्यवसायों के संचालन हेतु एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ देखिए, प्रमुख इसमें तथ्य क्या है, इसमें प्रमुख तथ्य है कि टाउनशिप के विकास योजना हो तो न्यूनतम 24 मीटर चौड़ा मार्ग सुगम की पहुंच होनी चाहिए, नियमित जल पूर्ति होनी चाहिए, स्टार्म वाटर ड्रेनेज होना चाहिए, निस्तारण और ऊर्जा की उपलब्धता होना आवश्यक है। टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 2 लाख से कम आबादी वाले नगरों में 12.5 एकड़ और 2 लाख से अधिक आबादी में 25 एकड़ होना चाहिए। एनसीआर के अंतर्गत लाइसेंस और टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ ही होगा। ये तो मतलब टाउनशिप डेवलपमेंट प्लान के लिए ये उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 आई थी, ये याद रख लेंगे। बस इतना ही याद रख लेंगे इसमें। अब यहाँ देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023, ये क्या कहता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की जो गौरवशाली इतिहास वास्तुकला है उसके दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस दृष्टि से गत 9 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को लागू किया गया। कौन सी नीति को, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को लागू किया गया 9 मार्च 2023 को। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य शूटिंग स्थलों पर सुनियोजित विकास तथा फिल्म सिटी की स्थापना करते हुए राज्य को फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना। जैसे महाराष्ट्र है, मुंबई, ये सब फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश को भी क्या करना, विकसित करना।
बस मतलब यहाँ पर यही याद रखेंगे कि क्या है इस नीति के अंतर्गत कि फिल्म बंधु का गठन और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई। इसमें इसके तहत क्या किया गया, उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का की स्थापना की गई। राज्य में फिल्म निर्माण हेतु स्टूडियो लैब्स खोले जाने की लागत धनराशि 25% और अधिकतम 50 लाख रुपए अनुदान राज्य सरकार प्रदान करेगी। यदि पूर्वांचल और विंध्याचल और बुंदेलखंड में स्टूडियोज और लैब्स खोले जाते हैं तो लागत धनराशि 35% और 50 लाख रुपए अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। फिल्म स्टूडियो और लैब्स की अस्वीकृत किए जाने वाली धनराशि का भुगतान स्टूडियो लैब्स के क्रियाशील होने के 1 वर्ष के अंदर 40% और दूसरे वर्ष 30% और तीसरे वर्ष भी 30% किया जाएगा। प्रतिवर्ष कम से कम 5 फीचर फिल्में, वेब सीरीज और वेब फिल्मों और राष्ट्रीय प्रसारण प्रोडक्शन के अनिवार्य कार्य करेंगे। मतलब ये 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मतलब यही सब है यहाँ पर कि मतलब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कितने कितने से ज़्यादा हमारे यहाँ पे ये फिल्म का निर्माण हो, वेब सीरीज का निर्माण हो। इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा में 1000 एकड़ की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा, किसके द्वारा, यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। अब यहाँ पर आगे देखिए, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 आई थी। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई थी। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य एक मजबूत प्रतिभा पहचान और विकास संरचना की स्थापना करते हुए बच्चों और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। तो खेल नीति कौन सी है, तो खेल नीति 2023 है, ये याद रख लेंगे। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं आगे। यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा फैक्ट है। आगामी 5 वर्षों में राज्य में कम से कम 14 उत्कृष्टता केंद्र और 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर, प्रदेश में। अब यहाँ लिखा गया, राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। राज्य में निजी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा और नई खेल नीति ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। इसमें ये याद रख लेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है। यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति 2023। तो जो हवाई पट्टी है, हर जिले में हवाई पट्टी होंगे, उनके उपयोग हेतु नीति बनाई गई है 2023 की। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लीजिए। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, प्लीज़ अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन होगा, सब्सक्राइब का बटन होगा, वहां पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस नीति के अंतर्गत हवाई पट्टी के उपयोग को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया है, चारों श्रेणियों में उल्लिखित विमानन गतिविधियों में फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु निजी संस्था को हवाई पट्टी के उपयोग की अनुमति 20 वर्षों के लिए अस्थायी तौर पर दी जाएगी, जिससे 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बस। अब यहाँ पर ये क्या है, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। ये कब आया था, 2023। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 को प्रख्यान में प्रस्ताव को अनुमति दी है। तो ये याद रख लेंगे। दूसरा याद क्या करेंगे, दूसरा कहेंगे, उत्तर प्रदेश के कृषकों को उनकी आय का उचित और लाभकारी मूल्य दिलवाना है इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य है। कच्चे उत्पादों को संवर्धन मतलब अच्छी तरीके से रखना, खराब ना होने पाए, यही है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करना। अब देखिए यहाँ रोजगार के नए अवसर सृजन करना, उपलब्ध मानव शक्ति का सृजन करना, मतलब जो नीति आती है ये सब कॉमन रहते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार नहीं बता रहा हूँ। कोई भी नीति आएगी, रोजगार ये सब आपका कॉमन रहते हैं, हर जगह होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 आई थी। 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई थी। यह नीति कब से 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। उद्देश्य क्या है? राज्य में दूध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। तो राज्य में क्या है, जो दूध आधारित उद्योग है उनको प्रोत्साहित करना, ठीक है, ताकि क्या है, ज्यादा से ज्यादा दूध आधारित जो उद्योग है उनका विकास हो सके। इस नीति के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। कितना? अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022, ये क्या है? 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। यह नीति अधिसूचना जारी होने से 5 वर्ष तक काम करेगी। इसका काम क्या, उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है और कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की इकाइयों हुआ, हथकरघा हुआ, पावर लूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान, ये सब का सतत विकास करना है। प्रमुख तथ्य क्या है? निजी क्षेत्र में 5 वस्त्र और परिधान पार्कों की स्थापना किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यही है कि जिससे मध्यांचल क्षेत्र में सब्सिडी दिया जाएगा, बुंदेलखंड में 10% की सब्सिडी दिया जाएगा। अगर ये उद्योग लगाया जाता है तो मतलब हर जगह का स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी, बैंक गारंटी एफडीआई प्रदान किया जाएगा। तो यही सब होता है नीति में, जब कोई भी सरकार चाहती है कि कितना हम सब्सिडी दे दें और कि ताकि हमारे यहाँ उद्योग धंधे लग जाएं अच्छे से। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये 27 सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की थी। तो उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति कब आई थी? 2022 में ये आई थी। यहाँ होता क्या है, इस नीति से प्रदेश में 5500 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा। कितने करोड़ रुपए का? 5500 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा। इस नीति का निर्माण पूर्व की नीतियों और कमियों को दूर करने में जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं को अंतिम रूप देने के लिए हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होगा, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोकोल, बायो इथेनॉल और बायोडीजल को भारत सरकार की नीति योजना के अतिरिक्त उत्पादन पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ क्या है, करें उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022। यहाँ क्या करते हैं, 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, प्रमुख तथ्य देख लीजिएगा। इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम एमएसएमई उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से 25% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म और लघु मध्यम प्रोत्साहन नीति के अंदर कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो कितना, 10% से लेकर 25% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जानी है। मध्यांचल और पश्चिमांचल में सब्सिडी की मात्रा 20 से 15%, 20% और 15% और 10%। मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में सब्सिडी की मात्रा, ठीक है, तो ये याद रखिए क्रमशः कितना, 20% होगा, 15 और 10%। अब यहाँ देखते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को 2% से अधिक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जो SC ST महिला, इनको 2% अधिक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बस सब्सिडी की अधिकतम सीमा 4 करोड़ रुपए तक की होगी। यहाँ पर अगर एमएसएमई कोई फैक्ट्री लगाता है इस टाइप का, तो बस यही सब सब्सिडी यहाँ प्रदान की जाएगी। अब यहाँ देखते हैं, उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 आया था। इसमें क्या है,
22 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति को प्रभावी अवधि में 5 वर्ष के लिए लागू करना है। उद्देश्य क्या है? विद्यमान वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन और सुधार करना है। इस उद्योग की मतलब इस नीति का उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद जो इसका योजना वाला पार्ट होगा, उस योजना वाला पार्ट को मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये वाला हमको टाइम थोड़ा सा कम मिला था, इसलिए हैंड रिटन नोट्स में नहीं प्रोवाइड कर पाया हूँ, लेकिन ये वाला ऐसे ही देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। प्रमुख यहाँ तथ्य क्या है? भंडारण, ये देखिए जो ये वेयर हाउसिंग नीति आई थी और लॉजिस्टिक नीति, इसका वो मतलब शीर्षक क्या थे? भंडारण और वेयर हाउस साइलोज और कोल्ड चेन की सुविधा प्रदान करना, मल्टी मॉडल पार्क और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन सहित लॉजिस्टिक पार्क और ड्राई पोर्ट जिनमें एयर फ्रेट स्टेशन सम्मिलित है तथा अन्य सुविधाएं जैसे ट्रक लेवे, निजी फ्रेट टर्मिनल, निजी बार्थिंग टर्मिनल एवं अंतर्देशीय पोत वर्गीकृत कर आकर्षक उपादान और प्रोत्साहन प्रदान करने की व्यवस्था करना है। देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश मिलेट्स जो पुनरुद्धार कार्यक्रम है। 28 जनवरी 2023 को प्रदेश में जो मिलेट्स हैं, ज्वार इसमें आता है, इसमें बाजरा आता है, इसमें कोदो आता, सावा आता, रागी आता, मडुआ आता, ये आते हैं कि खेती के प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स कंदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन को प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। अब देखिए इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इस योजना को वर्ष 2022-23 में 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2026 तक 27 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसके क्रियान्वयन हेतु 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित आकलित व्यय 18,626.5 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये इसमें व्यय लिखा गया है, बजट में बताया गया था। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन कितना है? सभी 75 जिलों में इसको किया जाएगा, ये याद रख लेंगे। देखिए बीज मिनी किट वितरण में सीमांत जो है और लघु कृषकों, तो इसी के अंतर्गत किसके अंतर्गत? मिलेट्स जो पुनरुद्धार कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत सीमांत किसानों को और लघु किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। बीज मिनी किट वितरित किया जाएगा। यदि जो सामान्य कृषक वो भी मिलेट्स के बीज लेना चाहते हैं तो वो उपलब्ध कराया जाएगा उनको भी। ठीक है, लेकिन सीमांत और लघु किसानों को क्या किया जाएगा? इसको वितरित जरूर किया जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है? वर्ष 2023-24 में 4 वर्षों तक मिलेट्स के बीज मिनी किट 2.5 लाख कृषकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। तो 2023-24 से 4 वर्षों तक मतलब 27 तक लगभग क्या 28 तक लगभग क्या किए जाएंगे? 2.5 लाख कृषकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे ये बीज मिनी किट। ठीक है, जो सीमांत और लघु तो वितरित किए जाएंगे, लेकिन सामान्य वाले अगर चाहते हैं कि हमको बीज मिनी किट मिल जाए, मिनी किट मिले तो वो मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए 25% अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा। नहीं देखते हैं, महिला कृषकों को वरीयता इसमें प्रदान की जाएगी। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा? भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 में किया गया था ना, आप देखे होंगे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि सौर ऊर्जा नीति कौन सी है उत्तर प्रदेश में। तो सौर ऊर्जा नीति कौन सी है? ये सौर ऊर्जा नीति 2022 ये याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या होता है, 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 के प्रख्यान को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति को जारी होने की तिथि से प्रभावी होने की 5 वर्ष की अवधि अथवा राज्य सरकार द्वारा इस नीति को अधिसूचित करने की अवधि से जो पूर्व हो तक लागू हो जाएगी। उद्देश्य क्या है? कार्बन इमिशन को कम करना तो और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ाना है। मतलब सौर ऊर्जा की नीति क्या है? कई चाहे केंद्र सरकार लॉन्च करे चाहे राज्य सरकार लॉन्च करे, सबकी नीति तो यही होगी। अब यहाँ पर मुख्य तथ्य क्या है? उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत राजस्व की भूमि 15,000 रुपये प्रति एकड़ और प्रतिवर्ष 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी जाएगी। अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में आगामी 5 वर्षों और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ देखिए अयोध्या, ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। किस शहर को? अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 16 नगर निगमों तथा नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसके अतिरिक्त 16 नगर निगमों को और नोएडा को भी सोलर सिटी के, लेकिन अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सौर ऊर्जा के रख रखाव के लिए 30,000 युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण और प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें सूर्य मित्र का नाम दिया जाएगा। तो पूछ सकता है कि सूर्य मित्र उत्तर प्रदेश में क्या है? तो सूर्य मित्र क्या है? सोलर के जो रख रखाव के लिए जो युवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, उन्हीं युवकों को सूर्य मित्र कहा जाएगा। ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये क्या है? उत्तर प्रदेश सूचना और प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022, ये क्या कहलाता है? 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। इसमें क्या होगा? 16.5% लगभग 828.25 करोड़ की वित्तीय उपाय और 5 वर्षों से अधिक अनुमानित है। ये इस नीति के अंतर्गत। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? नीति का इसका उद्देश्य सुदृढ़ माहौल को सक्षम करने के लिए IIT-CT, IT पार्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग जैसे उद्यमान प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना और तकनीकी बदलाव। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस नीति के अंतर्गत जो ये आपका नीति है, इस नीति के अंदर देखते नहीं कि कहते हैं लखनऊ में IIT पार्क बन रहा है, नोएडा में IIT पार्क बन रहा है। तो इस नीति के अंदर क्या किया गया है? उसी को स्थापना करना है। तो उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति के अंतर्गत, ठीक है। ये कौन सा नीति है? किस सन की नीति है? 2022 की नीति है, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। ये कई बार पूछा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा और बहुत डिटेल में बताने की बात कही है, ठीक है। अब यहाँ क्या है लिखा गया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000 में राज्य की पहली जनसंख्या नीति 2000 प्रारंभ की थी। तो ये पहले आप ये याद रख लेंगे कि उत्तर प्रदेश की पहली जनसंख्या नीति कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली जनसंख्या नीति 2000 में आई थी। इसमें क्या था? उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2000 इसको कहा गया था। नीति के लक्ष्य थे जो उस समय का नीति का लक्ष्य था, कुल प्रजनन दर को 2016 तक 2.1 के प्रोत्साहन प्रतिस्थापन स्तर पर लाने और प्रजनन और बाल सेवाओं के समृद्ध सेवा और वितरण के माध्यम से गर्भ निरोधक की अपूर्ण मांग को पूरा करना। उस समय के ये सब लक्ष्य थे। शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना आदि केंद्रित थे। ये पर आप देखिए इसमें हुआ क्या था? राज्य ने संस्थागत वर्षों वर्ष 1998-99 के दौरान कितना थे? 15.5% था। तो कितना परसों वर्ष था? ये संस्थागत, जो संस्थान में जो परसों होता था, ठीक है, महिलाओं का जो परसों होता था, डिलीवरी होती, तो वो कहाँ पर? संस्था मतलब किसी मेडिकल कॉलेज में होता था, कहीं अस्पताल में होता था। तो कितना था 1998-99 में? तो 1998-99 15% सिर्फ था, लेकिन 2015 और 16 में ये देखिए ये डाटा कितना बढ़कर हो गया 67.8। ये सब मेंस में कहीं आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं आ जाए कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य रिलेटेड क्या प्रगति हुई है पिछले 10 से 15 साल में, तो ये आप बता सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, 15 से कितना बढ़ गया? 15 से 67 बढ़ गया। यहाँ कह रहा है उत्तर प्रदेश परिमाण स्वरूप मातृ मृत्यु दर जो 1998 में 707 था। कितना? मातृ मृत्यु दर 1998 में कितना था? 707 था, ठीक है। 1998 में मातृ मृत्यु दर।
आप देखिए 2016 में घटकर 16-18 में घटकर 197 रह गया है, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर कितना था, 707 था, अब कितना 197 रह गया। शिशु मृत्यु दर जो 2000 में 83 थी, अब 2016 में घटकर 43 हो गई है। तो ये याद रखिएगा 83 से 43। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2016 के प्रस्तावन की तुलना कुल प्रजनन दर के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। अभी यहाँ पर और अच्छे अच्छे टर्म है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 11 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 तक का अनावरण किया। तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति है वो कौन, 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 21 से 30 तक का ये उन्होंने लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो 21 से 30 तक का जो लक्ष्य है 2021 से 30 तक, इसमें उद्देश्य क्या है, वही जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य करना है, मातृ मृत्यु दर कम करना है, ठीक है, नवजात का मृत्यु दर कम करना है, ये सब वृद्धों की देखभाल और कल्याण में सुधार करना है। अब यहाँ क्या करना है, प्रमुख और तथ्य क्या है। अब देखिए ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तथ्य आपके पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। कह रहा है कि इस नीति में राज्य की कुल प्रजनन दर जो TFR है को 2026 तक 2.1% है, ठीक है। 2000 TFR जो राज्य में कुल प्रजनन दर है TFR को क्या करना, 2026 तक क्या है 2.1% और 2.30 तक 1.9% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये याद रखिएगा TFR। इस नीति में 0 से 1 वर्ष की आयु में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म दर पर को वर्ष 2026 तक 32 और 2030 तक 22 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रख लेंगे इस नीति में 0 से 1 वर्ष की आयु में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म पर 2000 वर्ष 2026 तक 32 लाने का है लक्ष्य, और 1000 तक, ठीक है। और 2030 तक कितना है, 32 लाने का है शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर, ठीक है। तो अभी देखिए बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी 2030 तक कितना रखा गया है, वो 26 तक की 32। अगर 1000 बच्चे जीवित हो रहे हैं तो 2026 तक सिर्फ 32 ही उसमें मृत्यु है, और 2022 पर लाने का रखा गया है 30 तक, ठीक है। अब देखिए इस नीति के अंतर्गत 0 से 27 दिन की आयु की नवजात मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्म दर पर 2026 तक 22 लाने। देखिए अगर जो 0 से 27 दिन का जो बच्चा है, और जो 0 से 27 दिन का जो बच्चा है, तो वो 2026 तक सिर्फ 12 ही मृत्यु हो, वो 22 ही मृत्यु हो, और 2030 तक कितना मृत्यु है, सिर्फ 12 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तब भी ये बहुत ज्यादा है। 5 वर्ष से कम उम्र की आयु को दर को बच्चों को जीवित जन्म दर पर 2026 तक 35, जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं, ठीक है। ये तो 0 से 27 दिन तक थे, अब ये 5 वर्ष से कम तो 35 लाने को, और ये 30 तक 2030 तक 25 पर लाने का लक्ष्य गया है। अब देखिए इस नीति में जीवन प्रत्याशा को 2026 तक 64.3 से बढ़ाकर 66 वर्ष, ठीक है। जीवन प्रत्याशा 66.3 से बढ़ाकर 66 वर्ष, और 2030 तक 69 वर्ष करने का लक्ष्य है, ठीक है। तो याद रखेंगे 2030 तक कितना करने का लक्ष्य है, 69 करने का लक्ष्य है। अब देखिए इनमें 5 वर्ष तक बच्चों के कुपोषण की दर को 2026 तक 16.4% और 2030 तक 11.4% लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए वर्तमान में प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के 38.5% बच्चों को का वजन कम पाया गया है। 2026 तक 24.5% करने का, और 2030 तक 14.5% लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर 167 है, जो SRA 2016-18 के डाटा है, ठीक है। तो कितना है, उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु दर 167 है अभी, और 2026 तक कितना है, तो 2026 तक जो लक्ष्य रखा गया है 150, और 2030 तक 98 लाने का लक्ष्य रखा गया है प्रति लाख जीवित जन्म दर पर मातृ मृत्यु दर, जो माँ की मृत्यु हो जाती है उसमें 167 से 2026 तक 150 लाना है, 2030 तक 98 लक्ष्य लाना है।
और देखिए यहाँ पर, अब देखिए संस्थागत परसों की दर 2026 तक 80% और 2030 तक 90% लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2026 तक संस्थागत परसों कितना लाने का लक्ष्य गया है? 80, और 2030 तक 90% लाने का, कि 90% संस्था में ही हो जाए। भारत की संस्थागत परसों की कितना दर है? 89%। ये याद रखिएगा, भारत की उत्तर प्रदेश से ज्यादा है संस्थागत परसों जो संस्था में डिलीवरी होती है, 89% है। ये 2019-21 के अनुसार है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। भारत का 89 है और अभी हमारा 2030 तक लक्ष्य कितना? 90 है। ठीक है, और 2026 तक 80 है। और यहाँ पर जो कितना डाटा था संस्थागत, जो अभी जो डाटा चल रहा है 67.8% हो गया है अभी जो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, जो कि 2026 तक 80 करना है। तो ये याद रख लेगा, ये अच्छा आपका क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया। उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर नीति 2021 में संशोधन किया गया। तो इसमें संशोधन क्या किया गया? तो इसमें यह संशोधन किया गया, 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेटा नीति 2021 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। अधिसूचना 28 जनवरी 2021 को 5 वर्ष अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीति संशोधन के जरिए किए जाने पर लागू होगी। ठीक है, तो ये जो आपका लेक्चर चल रहा है, ये जो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ उसी का पार्ट्स है। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने जो भारत की जो सभी योजनाएं थी उनको हमने पढ़ा दिया था। अब यहाँ पर जो योजनाएं हैं ये उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं और नीतियां हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं और नीतियां हैं इनका 2 लेक्चर आएगा। एक लेक्चर में आपको नीतियां पढ़ाऊंगा और अगले लेक्चर में आपको योजनाएं पढ़ाऊंगा। जितने भी उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं उनको हम पढ़ाएंगे। तो ये सब आपका जो इकोनॉमिक्स अभी चल रहा है हमारा नोट्स वाला पार्ट है उसमें ये सब चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्य क्या है? इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए की अनुमानित निवेश, 900 मेगावाट क्षमता के कम से कम 8 है संशोधनों में, पूर्व 3 था, अत्याधुनिक निजी डेटा पार्क स्थापित करना। ठीक है, तो कम से कम क्या है? 8 है जो निजी डेटा सेंटर पार्क स्थापित करना लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कितना? 30,000 करोड़। ठीक है, बहुत, क्योंकि डेटा क्या है, आजकल डेटा ही पैसा है। ठीक है, और कितना? 900 मेगावाट की क्षमता के साथ, क्योंकि जो डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा तो वहां पर बिजली बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 में लाया गया है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश आपका निर्यात नीति, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख तथ्य सिर्फ पढ़ लीजिए बस। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश निर्यात नीति अब क्या है? उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2025 और 26 फोकस पे जो जो ये सभी गुड्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, हैंडलूम, टेक्सटाइल, चर्म, कालीन, दरिया और ग्लास, सिरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स है, रक्षा उत्पाद है, सेवा क्षेत्र है, आईटी है, आईटीईएस है, मेडिकल, वैल्यू, ट्रेवल्स, लॉजिस्टिक, ये सब शामिल हैं 2025 से 25 तक। अब देखिए, उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 में क्रियाओं संबंधी कार्य उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संपादित किए जाएंगे। अब यहाँ पर होता क्या है? उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 के माध्यम से कृषकों की आय को दोगुना करने के साथ ही कृषि क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से इन सभी अवयवों को अंगीकृत किया जा सकेगा और उत्तर प्रदेश कृषि प्रोत्साहन नीति अनुच्छासित है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, उत्तर प्रदेश स्वस्थानीय मली बस्ती पुनर्विकास नीति 2021। ये क्या है? 28 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश स्वस्थानीय मलित बस्ती पुनर्विकास नीति 2021 को प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति के अनुसार क्या हो जाएगा? मलिन बस्ती का अभिप्राय उत्तर प्रदेश में मलिन बस्ती क्षेत्र सुधार और निपातन अधिनियम 1962 की धारा 3 के अनुसार परिभाषित स्लम से है। अब इसमें क्या होगा? इस नीति के तहत उस बस्ती को मलिन बस्ती के रूप में मान्यता दी जाएगी इसमें न्यूनतम 300 व्यक्ति निवासित है। इसमें क्या किया जाएगा? राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण सूडा उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। तो ये याद रखिए, सूडा इसमें काम करेगी नोडल एजेंसी के रूप में।
अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 है, इसमें क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश ने अपनी प्रथम स्टार्टअप नीति 2000 उत्तर प्रदेश स्टार्टअप प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2016 की घोषणा की, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति 2017 में संशोधित किया। तो पहले क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश सूचना और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति 2016 आई थी। फिर उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति 2017 में संशोधन किया गया। इसके बाद अब क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश जुलाई 2020 में नई स्टार्टअप नीति 2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। तो ये क्या है, 2020 में, पहले एक 16 में आया था, फिर 17 में, फिर ये 2020 में क्या किया गया, संशोधन प्रदान किया गया, अनुमोदन प्रदान किया गया। 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। अब इसमें होता क्या है, भारत सरकार द्वारा संचालित राज्यों को स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत 3 राज्यों में स्थान ग्रहण करना है। तो याद रख लेंगे क्या है, भारत सरकार द्वारा संचालित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत 3 राज्यों में स्थान ग्रहण करना है। मतलब क्या करना है भारत उत्तर प्रदेश को, कि उत्तर प्रदेश चाहता है कि भारत की जो स्टार्टअप रैंकिंग में आता है उसमें हम तीसरे स्थान पर आ जाए। तो यही सब इसका लक्ष्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, कारण उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में संशोधन हुआ। जैसे अभी स्टार्टअप नीति में संशोधन हुआ, विनिर्माण नीति में 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। अब देखिए लक्ष्य क्या है, 40,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करना है, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कुछ ईएमसी की स्थापना करना है, 4 लाख रोजगार क्रियान्वित करना है। ये देखिए, नीति को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक नोडल संस्था के रूप में काम करेगी। अब प्रमुख तथ्य क्या है, 25% राज्य सरकार द्वारा, सिर्फ 75% भारत सरकार द्वारा संबंधित उद्योग को संघ द्वारा वहन किया जाएगा। नीति के अंतर्गत 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर ईएमसी निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण वाईडा, ये ईडा, ठीक है, ये है, में जेवर हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, तो जेवर हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, पहला ये है। दूसरा क्या है, बुंदेलखंड रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, तो तीनों याद रख लेंगे, तीनों क्लस्टर। तीसरा क्या है, लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर स्थापना किया जाए। तो ये तीनों क्या है, बनने वाले 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर हैं। तो नीति के अंतर्गत बनने वाले 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर कौन से हैं, एक है ये जेवर हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगा, एक बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनेगा, एक लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर बनेगा। तो ये तीनों याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2020 में संशोधन, 20 अगस्त 2020 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के अंतर्गत राज्य में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019, ये क्या था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कृषि निर्यात को दोगुना करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति प्रतिपादित करते हुए यह भी परिकल्पित किया गया कि प्रत्येक राज्य द्वारा भी इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु अपनी कृषि नीति प्रतिपादित की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए 10 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को प्रख्यात को मंजूरी प्रदान की गई। तो कौन सी नीति, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नीति, कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दी गई। तो उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति 2019 को मंजूरी दी गई।
किसानों की आय में वृद्धि करना है, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना है, प्रदेश में कृषि निर्यात को 2024 तक 2 गुना करना है। तो 1, 2, 3 यही ये इसका उद्देश्य है। क्या है? किसानों की आय में वृद्धि करना है, कृषि निर्यात को बढ़ाना है, प्रदेश में कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक 2 गुना करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016 में संशोधन किया गया। 5 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नीति में संशोधन को से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें क्या किया? 2016 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति का मुख्य उद्देश्य न्यूज वेबसाइट पोर्टल पर शासकीय विज्ञापन प्रदान किए जाने का नियमन है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 ये क्या है? उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के बावजूद यहाँ पर्यटन अभी भी शैशव अवस्था में है। इसी संबंध में पर्यटन को बढ़ावा देने के हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के स्थान पर उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 प्रख्यापित की गई। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 प्रख्यापित होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए ये प्रभावी होगी। आगे देखते हैं। अभी ये यहीं पर यहाँ का कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट था। कौन सा है? हाँ, ये है। पर्यटन का महत्व इसी से सिद्ध होता है कि कोविड-19 महामारी से पूर्व 2018 में भारत की जीडीपी का लगभग 10% 10 पर लगभग $16 ट्रिलियन से अधिक पर्यटन से आया। ठीक है, तो भारत का लगभग 10% $16 ट्रिलियन से अधिक पर्यटन से आया था। इस क्षेत्र में से इसी वर्ष बड़ी मात्रा में 12 मिलियन रोजगार भी सृजन हुए थे। यहाँ पर आपका जो यहाँ $16 ट्रिलियन लिखा है तो से अधिक ये मिलियन डॉलर होना चाहिए, क्योंकि अभी तो भारत का लक्ष्य अगर भारत का जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2024 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हासिल करना, तो ये पर्यटन से कहाँ से $16 ट्रिलियन आ जाएगा? ट्रिलियन नहीं होना चाहिए, या मिलियन होना चाहिए। ठीक है, $16 मिलियन से अधिक पर्यटन से आया। इस क्षेत्र में इसी वर्ष बड़ी मात्रा में 42 मिलियन रोजगार भी सृजन हुए थे। इस पहले यही यदि बात उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, तो आगमन और घरेलू आगमन की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। तो देखिए, सकल यात्री अगर आगमन और घरेलू यात्री आगमन की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा बड़ा राज्य है। पर्यटकों में प्रदेश प्रति आकर्षण विद्यमान है। नई उत्तर प्रदेश नीति 2022 का क्रियान्वयन इसी को आकर्षक बनाएगा, तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 के बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा 30 मई 2017 को सुशासन, गुड गवर्नेंस एवं भ्रष्टाचार मुक्त के मूल मंत्रों पर आधारित एक सुदृढ़ और पारदर्शी खनन नीति उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017, तो ये याद रखिए खनन नीति कौन सा है? उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 है। ये इसको मंजूरी प्रदान की गई। इसका लक्ष्य क्या है? तो खनिजों के विषय में जागरूकता, अवेयरनेस को बढ़ाना है, सर्व शिक्षा की सर्वसामान्य ज्ञान और खनिजों की पहुंच, सर्वसामान्य की खान और खनिजों की तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो ये याद रखिएगा, जो जन सामान्य है उनको खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करना यही सब इसका लक्ष्य है। अब यहाँ पर ये याद रखिए, खनिजों से प्राप्त आय के कुल राजस्व के प्राप्ति में अंश को 1.85% से बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3% करना। तो ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। तो जो खनिजों से प्राप्त राजस्व है वो अभी कितना है? 1.85% है, जो कि आने वाले 5 वर्षों में बढ़ाकर कितना है? 3% कर देना है। अब देखिए इसका लाभ क्या है? प्रस्तावित नीति सुधार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले राजस्व का कुल राज्य के कुल राजस्व प्रतिवर्ष में 1.85% से बढ़ाकर आने वाले 5 वर्षों में 3% पर ले जाना इसको संभव हो सकेगा। और ये तो आपका वही है कि खनिज क्या होता है, मतलब स्थापना विकास किया जाए, खनन संबंधी थोड़े सुनवाई किया जाए, कल्याणकारी योजनाएं लिया जाए। तो ये देखिए आप खुद ही वीडियो पॉज करें, इसमें कोई फैक्ट वाला नहीं है जो आपको फ्री में रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। जहाँ जहाँ फैक्ट की बात होती है
मैं वहाँ हर चीज़ें आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। चाहे यहाँ की बात करते हैं, चाहे यहाँ की बात करते हैं, चाहे यहाँ। अब देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, अब देखिए ये जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं हैं इसको मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, तो ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो अगला वीडियो आएगा उसी में हम ये पूरा करवा देंगे उत्तर प्रदेश की जो ये प्रमुख योजनाएं हैं। हार्ट कुंड मीन वंदन योजना क्या है, तो ये सबको मैं इस बार हैंड रिटन नोट्स में लाऊंगा ताकि कम समय में, ज़्यादा समय न लागे, जल्दी ही खत्म हो जाए। तो जितना भी उत्तर प्रदेश के हैंड रिटन योजनाएं हैं हैंड रिटन नोट्स में एक ही वीडियो में ला के मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।